हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक चैप्टर 7 जो कि त्रिभुज है, ट्राइंगल। आप सबको ट्राइंगल के बारे में तो पहले से नॉलेज होगी। आप सबको पता होगा कि त्रिभुज तीन भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, यानी साइड्स जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, और तीन कोण भी होते हैं, ट्राइंगल जिसको आप बोलते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक, दो और तीन, कुल तीन भुजाएं होती हैं। और आप सबको पता है कि जब भी दो रेखाखंड या फिर दो रेखाएं या दो किरण आपस में मिलते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो उनके मिलने के जो पॉइंट होता है, मिलने का जो बिंदु होता है या प्रतिच्छेद करने का जो बिंदु होता है, उनके बीच उन किरणों या फिर रेखाखंडों या फिर रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, दो रेखाखंड यहाँ मिल रहे हैं तो इनके बीच एक कोण बना यहाँ पे, फिर ये दोनों रेखाखंड यहाँ मिल रहे हैं तो एक कोण यहाँ, ये दोनों रेखाखंड यहाँ मिल रहे हैं तो एक कोण यहाँ बना। तो इस तरह से त्रिभुज एक बंद आकृति होती है, ठीक है, जो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है, और इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक नॉलेज आई होप आप सबको पहले से ही होगा। हम इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता जो एक शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सर्व अंग समता, यानी अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो सर्व अंग समता, इसका मतलब होता है कि सभी अंग एक समान है। अब त्रिभुज में अंग का क्या मतलब हुआ, तो त्रिभुज में अंग जो है वो उसकी भुजाएं और कोण को ही बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता हो क्या होगा कि सर्वांग समता का मतलब है कि हमें दो या दो से ज़्यादा त्रिभुजों की सर्वांग समता अगर देखनी है तो हमें ये पता करना होगा कि जो दिए हुए त्रिभुज हैं उन त्रिभुजों में जो भुजाएं हैं और जो उनके कोण हैं वो आपस में बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है। फिर आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियाँ, यानी ऐसा क्या प्रूफ कर दें, हम ऐसा क्या प्रूफ कर दें कि दिए गए त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर तीन कंडीशन दी गई है। एक है SAS सर्वांग समता नियम, दूसरा ASA सर्वांग समता नियम और तीसरा AAS सर्वांग समता नियम। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। इसका मतलब एक भुजा, उसके बीच का कोण, फिर एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के संगत एक भुजा, उसके बीच का कोण और एक भुजा के बराबर हो, तो उस कंडीशन में SAS सर्वांग क्षमता नियम फॉलो होगा। और हम कह सकते हैं कि SAS नियम के द्वारा दिए गए त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच, अंतर्गत का मतलब होता है उन दोनों भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण। ठीक है, तो उन दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के अगर बराबर है, तो हम बोलेंगे कि SAS सर्वांग समता नियम के द्वारा दिए गए त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। दूसरा ASA सर्वांग समता नियम है, यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। इस नियम में क्या होता है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, यहाँ पर भुजाओं और उनका अंतर्गत कोण था, यहाँ पर कोण और उनके अंतर्गत भुजा की बात की गई है। ठीक है, तो इस जो बेसिक सा डिफरेंस है उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे AAS सर्वांग समता नियम है, जिसमें दो कोण और एक साइड की बात की जाएगी, यानी भुजा की बात की जाएगी। एंगल एंगल साइड भुजा भुजा कोण सर्वांग समता नियम। दोनों त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म एवं संगत भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर हो, यानी दिए गए जो दो त्रिभुज हैं उन दोनों त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो की बात की जा रही है, एवं संगत भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि AAS सर्वांग समता नियम के द्वारा दिए गए त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस तरह से सर्वांग समता की कसौटियों में हमने जो तीन नियम पढ़े हैं, SAS सर्वांग समता नियम पढ़ा, ASA सर्वांग समता नियम पढ़ा, AAS सर्वांग समता नियम पढ़ा, इन तीनों नियमों के मदद से हम प्रश्नावली जो हमारी सबसे पहली है इस चैप्टर की 7.1 के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम इन नियमों का इस्तेमाल करके सवालों को हल करते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 जो है, यानी प्रश्नावली 7.1 के जो सवाल हैं उनको बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो हम पढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD में AC जो है वो AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज ABD के सर्वांग सम है। इसको बोलते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग समता का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग समता और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ पूछा है। एक तो ये बोला है कि दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम है या नहीं, ये बताना है। दूसरी चीज़ ये बताना है कि BC और BD में क्या रिलेशन है। यही तो पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि BC और BD में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो फिगर हमें यहाँ दिया हुआ है वो हम यहाँ फिर से एक बार बनाते हैं। कुछ इस तरह से है, ऐसे। यहाँ पे लिखा है C, ये है A और ये है B, फिर ये D। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हुई रहती हैं सबसे पहले हम उनको इंडिकेट कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। उसके बाद चीज़ों को अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो दिया क्या है, अगर हम इसका सलूशन देखें तो दिया है क्या दिया है, AC जो है वो AD के बराबर है। AC बराबर है AD के, और साथ ही साथ जो है वो AB, यानी ये जो रेखाखंड AB है, ये रेखाखंड कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। तो इस कोण को अगर आप ध्यान दें तो इस कोण को आप CAB या BAC से कहकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इसे BAC बोला, तो BAC बराबर हो जाएगा BAD। जब भी कोण को रिप्रेजेंट करना होता है तो जिस बिंदु पर कोण बना होता है हम 3 अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अंग्रेजी के 3 अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो उस अल्फ़ाबेट में जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना होता है वो जिस पॉइंट पर होता है हमें उसे बीच में रखना होता है। जैसे हमने A एंगल को रिप्रेजेंट करना था ऊपर वाले, तो हमने BAC रखा। यहाँ CAB भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो CAB और BAC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो BAC हमने यहाँ रखा और BAD ये वाला कोड है, तो फिर इस बिंदु को हमने बीच में रखा, तो BAD ये एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से दो चीज़ हमारी इक्वल है। अब हमें त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में कुछ चीज़ों को कंसीडर करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है, यानी जो हमने कसौटियाँ पढ़ी हुई त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करने का, उनमें से किसी एक में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। और अगर वो चीज़ बन जाती है तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में क्या चीज़ें हैं। तो ABC का AC जो है, ABC का AC जो है वो ABD के AD के इक्वल है। तो फिर इस त्रिभुज का AC जो है वो इस त्रिभुज के AD के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये चीज़ हमें दी हुई है, यानी दिया है। हमें रीज़न भी बताना होता है ब्रैकेट के अंदर कि किस तरह से हमने इनको बराबर लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, इनके बीच का एक कोण BAC जो है, जो कि इस त्रिभुज का है, वो BAD जो कि इस त्रिभुज का है उसके बराबर है। और ये क्यों बराबर है, ये भी हमें क्या है, दिया है। ठीक है, अब आगे चलिए, दो चीज़ें तो हमें दी हुई हैं। किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 चीज़ें होती हैं, कसौटी में तो हमने यही पढ़ा है। अब थोड़ा अगर ध्यान दें तो इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का BA दोनों एक ही रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं, और जब एक ही रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है किसके, BA के। और ये क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दोनों में हो, तो ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए, एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यानी अंतर्गत कोण आपस में बराबर हो गए, तो SAS
सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। अब अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के सर्वांगसम है तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर ली कि ABC सर्वांगसम है ABD के। अब एक चीज आपको बता दें कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उनके सभी संगत भुजाएं और संगत कोण, संगत का मतलब होता है एक ही तरफ आने वाले, क्रम से आने वाले, तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो अगर आपने ABC और ABD को सर्वांगसम प्रूफ कर लिया तो आप ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के सभी अंग आपस में बराबर हैं, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा AB BA के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो अब हमारा ये कहना उचित है कि BC और BD भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि BC और BD संगत भुजाएं हैं और सर्वांगसम प्रूफ होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः BC बराबर होगा किसके, BD के। तो इस तरह से हमने सेकेंड चीज़ को भी प्रूव कर लिया कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि BC जो है वो BD के क्या है, बराबर। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आइए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD जो है वो BC के बराबर है और DAB कोण जो है वो CBA कोण के क्या है, बराबर है। यानी ये दो चीज़ हमें इस चित्र के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है, तो कुल 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये बतानी है कि ABD त्रिभुज जो है वो BAC त्रिभुज के सर्वांगसम है। अगली चीज़ है BD और AC आपस में बराबर है, ये भी हमें प्रूफ करना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कोण ABD जो है वो बराबर है कोण BAC के। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन चीज़ों को लिखकर बाकी किस तरह से हम सर्वांग समता की कौन सी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, यानी कौन सी कसौटी को पूरा करने में सफल होते हैं। और जिस कसौटी को पूरा करने में सफल होंगे हम उसी कसौटी के नियम के आधार पर हम ये बता देंगे कि वो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। लिखा हुआ है ABCD, तो कुछ इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ है A, ये है B, ये है C और ये है आपका D। इसमें देखिए ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, ABD, तो ट्राइंगल ABD कौन है, ABD, इस त्रिभुज को हमने ट्राइंगल ABD कहा। ठीक है, और दूसरा BAC है, तो BAC हमारा BA और C, इस त्रिभुज को हमने BAC कहा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप आपने चित्र में ये देख लिया कि क्या हमें प्रूफ क्या करना है, कौन से त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो चीज़ दिया है उसको हम पहले इंडिकेट कर देंगे। तो दिया है क्या चीज़ें, सबसे पहले दिया हुआ है कि AD जो है वो BC के बराबर है, ये पहली चीज़ दी हुई है। दूसरा ये दिया हुआ है कि कोण DAB जो है वो बराबर है किसके, कोण CBA के बराबर है। तो ये दो चीज़ हमें दिया गया। अब हम दिए हुए फिगर में ये देख लेते हैं कि ये दोनों चीज़ है कहाँ। तो AD BC के बराबर है, तो AD जो है वो BC के बराबर है। और साथ ही साथ ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये कौन से त्रिभुज में है। तो देखिए AD जो है वो ABD त्रिभुज का एक हिस्सा है, यानी एक भुजा है। और जो BC है वो AB और C त्रिभुज के एक भुजा है। ठीक है, DAB कहाँ है, तो DAB ABD त्रिभुज का एक हिस्सा है। और CBA कहाँ है, तो CB और A इस त्रिभुज का एक हिस्सा है, यानी कि CBA जो है वो BAC त्रिभुज का एक हिस्सा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हुई, यानी ये जो है और ये जो है। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज BAC में
ठीक है। तो क्या चीज़ें बराबर होंगी, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दिए हुआ है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का ए डी जो है वो बराबर है किसके, त्रिभुज बी ए सी के बी सी भुजा के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि संगत भुजाएं बराबर है, एक संगत भुजा अभी तक हमें पता चली है। और ये क्यों बराबर है, ये दिया हुआ है। फिर आगे देखिए, एक कोण डी ए बी जो है वो बराबर है किसके, कोण सी बी ए के। और डी ए बी जो है वो ए बी डी त्रिभुज का है, और सी बी ए कोण जो है, सी बी ए जो है वो ए बी सी का है। ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी का है। ठीक है। तो चलिए देखिए, ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी दिया है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें आप, तो इस त्रिभुज में ए बी डी और इस त्रिभुज में बी ए सी, देखिए इसमें और इसमें ये जो भुजा है वो उभयनिष्ठ हुई ना। थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इस तरह से ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी ए के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए एक भुजा, उनके बीच का कोण, फिर एक भुजा। तो एस ए यस कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता के नियम से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी आपस में सर्वांगसम है। तो पहली चीज, ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी आपस में सर्वांगसम है, ये प्रूफ करने में हम सफल हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो हो गया क्या, अतः एस ए एस सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी के। अब अगर सर्वांगसम है तो आपको फिर वही चीज़ कंसीडर करना है कि कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाता है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखिए बी डी और ए सी, तो बी डी कहाँ है, बी डी है ये। बी डी किस त्रिभुज की भुजा है, ए बी डी के। और ए सी कहाँ है, ये है। ए सी कौन से त्रिभुज की भुजा है, बी ए सी के। और ये दोनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एक चीज़ हम यहाँ लिखते हैं बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट यानी कि भाग। जैसे संगत भाग का मतलब क्या, संगत भुजाएं और संगत कोण। तो बाई सीपीसीटी आप ये बोल सकते हैं कि बी डी जो है वो बराबर होगा किसके, ए सी के। ठीक है, क्यों बराबर होगा आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जब भी कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण स्वतः बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो बी डी और ए सी संगत भुजाएं हैं किसकी, ए बी डी ट्राइंगल और बी ए सी ट्राइंगल की, जो आपस में क्या है, सर्वांगसम, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। आगे कोण ए बी डी और कोण बी ए सी, तो कोण ए बी डी ये है और कोण बी ए सी बी ए सी ये है। तो आप देख सकते हैं बी ए सी इस त्रिभुज का एक कोण है और ए बी डी इस त्रिभुज का एक कोण है और दोनों ही संगत कोण है। तो बाई सीपीसीटी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए आप कह सकते हैं एवं कोण ए बी डी बराबर है किसके, कोण बी ए सी के। तो इस तरह से बाई सीपीसीटी यानी दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है तो हम बता सकते हैं कि उनके संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें केवल हमें पहली चीज़ प्रूव करना था कि सर्वांगसम है, और अगर सर्वांगसम है तो बाई सीपीसीटी आप कोई भी इनकी संगत भुजा और संगत कोणों को आपस में बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। वो है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। हमें दर्शाना ये है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, बराबर भागों में बंटना। ठीक है,
तो देखिए यहाँ फिगर जो बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, एक रेखाखंड ए बी है, तो इस तरह से एक रेखाखंड ए बी है, ये ए है और ये बी है, इस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी इस पर ए डी और बी सी, तो इस तरह से दो लंब रेखाएं हैं। लंब का मतलब होता है कि दिए गए रेखाखंड पर 90 अंश बनाने वाला है, ठीक है। फिर इसको मिला दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि बी सी जो है वो ए डी के क्या है, इक्वल है, ठीक। अब हमें बताना क्या है कि जो दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड, यानी ये जो रेखाखंड है सी डी रेखाखंड जो है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी इतना इसके बराबर होगा, ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये इसके बराबर हमें प्रूव करना है। चित्र को थोड़ा सही से बनाएंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो बाई CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके क्या है, बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज को अगर इस त्रिभुज की सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये और ये संगत भुजाएं हो जाएंगी और संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं सर्वांग समता के नियम के अनुसार। तो हमें इस और इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव करना है। तो इस त्रिभुज का नाम लिखने के लिए यहाँ पर कोई अक्षर लिख लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख लिया यहाँ पे ई लिख लिया, ठीक है। तो त्रिभुज BEC और त्रिभुज AED में हम देखते हैं। तो त्रिभुज BEC एवं त्रिभुज AED में, अब इसमें देखो किस तरह से आपको सर्वांगसम प्रूव करना है। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस त्रिभुज का और ये भुजा इस त्रिभुज का, तो BC जो है वो AD के बराबर है, BC जो है वो AD के बराबर है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है, हमें रीज़न भी बताना होता है कि क्यों बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए लंब बोला गया था, इसका मतलब ये है कि CB जो है वो AB पर 90 अंश का कोण बनाएगा और AD जो है वो भी AB पर 90 अंश का कोण बनाएगा, इस पर AB पर। तो ये 90 और ये 90 तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए आप बोल सकते हैं कि कोण CBE, कोण CBE बराबर है किसके, इस कोण के, यानी DAE के, कोण DAE के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही कितने एंगल के हैं, 90 डिग्री के, यानी दोनों समकोण बनाते हैं। अब एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो रेखाखंड या दो रेखाएं या दो किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, किरण छोड़ दीजिए, दो रेखाखंड और दो रेखाएं जब भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। और आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोणों के जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे इसे और इसे देखिए, तो ये रेखाखंड AB और रेखाखंड CD, इनका प्रतिच्छेद बिंदु E है, तो इनके आमने सामने का कोण जो होगा वो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि BEC कोण जो है वो AED कोण के बराबर है। तो कोण BEC बराबर है कोण DAED के। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए BEC जो है वो AED के बराबर है। अब आप देखिए एक भुजा एक कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी भुजा कोण कोण। तो आप सोच सकते हैं कि दो कोण जो हैं, एक ये और एक ये, तो दो कोणों के युग्म और एक संगत भुजा का युग्म बराबर, यानी AAS कॉन्ग्रुएंसी से, तो आप बोल सकते हैं अतः AAS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज BEC सर्वांगसम होगा त्रिभुज AED के।
होगा कि नहीं होगा। और अगर सर्वांगसम है तो आप बाई CPCT बोल सकते हैं। बाई CPCT का मतलब मैंने पहले समझा दिया, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब यह है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भाग। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, BE जो है वो AE के सर्वांगसम है, तो आप बोल सकते हैं इसे कि BE बराबर AE। और अगर BE AE के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि CD जो रेखाखंड है वो E पर AB को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वहाँ दिया हुआ है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है वो सही है। तो आप लिख सकते हैं अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। इस तरह से ये चीज़ जो है आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, आई होप आपको इसका जो प्रूफ है वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और उसे भी हम बड़े आसानी से सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है वो CDA त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, L और M एक समांतर रेखाओं का एक युग्म है। ये L है और ये M है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये बोला गया कि P और Q एक अन्य युग्म है समांतर रेखाओं के। इसका नाम P है और इसका नाम Q है। A, B, C और D इसके बीच में बने हुए हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल CDA इस त्रिभुज के यानी इस ट्राइंगल के क्या है, सर्वांगसम है। यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन को अच्छी तरह से करने के लिए हमें क्वेश्चन का समझना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता की कसौटियों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस कोण के बराबर ये कोण होगा। इसको एकांतर अंतः कोणों का युग्म बोलते हैं और ये आपस में बराबर होगा। तो देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं को अगर ये एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। इतना तो आप सबको पता है, एकांतर कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये और ये एकांतर कोणों के युग्म है, इसलिए ये और ये आपस में बराबर होंगे। ये और ये भी एकांतर कोणों के युग्म है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही AC जो है वो CA के बराबर होगा क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से एक भुजा और दो संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। हुए कि नहीं हुए? कोण भुजा कोण ASA। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है और इस तरह से हम इसे भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अब जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा उसे हम इसे लिखेंगे भी, क्योंकि रिटन एग्जाम में हमें लिखना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। बिना लिखे तो हम पास नहीं होंगे, तो इस तरह से हमें लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कोण। इस कोण को अगर दर्शाना है, पहले इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज के इस कोण को हम लिखेंगे ACB कोण
ACB बराबर है, इस त्रिभुज के इस कोण को हम लिखेंगे CAD, कोण CAD के, और ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है। मैंने आपको बताया कि हमें ब्रैकेट में वो रीज़न भी लिखना होता है जिसके बेस पर हमने दी गई चीज़ों को बराबर दिखाया है। आगे AC इस त्रिभुज की एक भुजा है और CA इस त्रिभुज की एक भुजा है, तो AC जो है वो CA के बराबर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। कैसे हैं? उभयनिष्ठ हैं। इसके बाद ये कोण इस कोण के बराबर है, उसी नियम से जिस नियम से ACB CAD के बराबर था, एकांतर कोणों के युग्म से। तो आप लिख सकते हैं कि कोण CAB या BACB से दिखा सकते हैं, तो कोण BAC जो है वो बराबर है कोण DAC के, सॉरी DAC नहीं बल्कि DCA के। हमें ये कोण दिखाना है, तो ये कोण DCA है या ACD भी बोल सकते हैं उसको। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी एक एकांतर कोणों का युग्म है, तो एकांतर कोणों का युग्म। अब देखिए, एक कोण भुजा और फिर एक कोण, अतः ASA सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ABC जो है वो CDA के क्या है, सर्वांगसम। ABC जो है वो CDA के सर्वांगसम है, तो इस तरह से हमने इसे भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं और बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको जो भी चीज़ें नोट करनी होंगी वो अपने नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी एक्सरसाइज 7.1 के। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A को की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। आपको दर्शाना क्या है कि त्रिभुज APB जो है वो त्रिभुज AQB के सर्वांगसम है, और साथ ही साथ BP जो है वो BQ के बराबर है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। अब हम इसे फिगर में समझते हैं। ठीक है, एक रेखा है L जो कि कोण A को समद्विभाजित करने का मतलब है कि बराबर भागों में बांटती है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, B रेखा L पर स्थित कोई एक बिंदु है, तो B इस रेखा L पर स्थित कोई एक बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, तो BP B से इस पर डाला गया लंब है और BQ जो है वो इस पर डाला गया लंब है, यानी A की कोण A की भुजा, कोण A दो भुजाओं से मिलकर बनी है, एक ये है और एक ये है, तो इनसे इस पर डाला गया लंब है। इसका मतलब ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि लंब 90 अंश को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी जब भी किसी रेखा पर किसी दूसरी रेखा से लंब डाला जाता है तो उनके बीच का कोण जो होता है प्रतिच्छेद बिंदु पर जो बनता है वो 90 अंश का बनता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो इस फिगर को थोड़ा क्लियर आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से बना देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक रेखा L है, यहाँ पर एक बिंदु A दिया हुआ है जिस पर एक कोण बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, B कोई एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है जो कि रेखा L पर है, इससे इस पर एक लंब डाला गया है BQ, लंब डाला गया है तो ये कोण 90 अंश का होगा, और इससे इस पर एक लंब डाला गया है BP। ये रेखा L जो है वो इस कोण A को समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। यानी त्रिभुज APB जो है, APB जो है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो APB जो है वो सर्वांगसम है किसके, AQB के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज APB एवं त्रिभुज AQB में देखते हैं कौन से सर्वांग समता की कसौटी इसमें फॉलो होती है। तो सबसे पहले देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है,
तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इसे आप BAP भी बोल सकते हैं, तो कोण BAP जो है वो बराबर है किसके, इस त्रिभुज के इस कोण के, तो BAQ के। और ये क्यों है, क्योंकि ये दिया है, पहले ही बोला कि यल जो है एक कोण को समद्विभाजित करता है, तो ये दिया है। उसके बाद देखिए लंब की बात भी इसमें की गई, यानी B से इस पर और B से इस पर लंब जो डाला गया BQ और BP, तो लंब है तो ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी BQA इस कोण त्रिभुज का और APB, आप इसे कोण APB और इसे कोण AQB भी लिख सकते हैं। और ये बराबर इसलिए क्योंकि ये दोनों कोण ही 90-90 अंश के हैं, ठीक है। फिर देखिए इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में BA दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर BA, और ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो आप देख सकते हैं दो कोणों के युग्म और एक संगत भुजा का युग्म बराबर आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी से, अतः AAS सर्वांग समता के नियम से AAS सर्वांग समता के नियम से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AQB के। तो इस तरह से आपने एक चीज प्रूफ कर दी कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ठीक है। अब बाई CPCT का फिर से मतलब बता दूं, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका मतलब होता है कि संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुजों के, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बाई CPCT आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी BP जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, BQ के। अब अगर BP BQ के बराबर हो गया तो BP इस जो कोण A की ये वाली भुजा है उससे इस बिंदु की दूरी है, और BQ जो कोण A की ये वाली भुजा है उससे बिंदु B की दूरी है। और अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ, यानी जो कोण बना है कोण की भुजाओं से क्या है वो समदूरस्थ है। तो आप इसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं कि अतः बिंदु B जो है वो कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो सलूशन हमने यहाँ निकाला वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप रिजल्ट पाएंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 7.1 में ये जो आकृति है AC और AE आपस में बराबर हैं, AC जो हैं और AE आपस में बराबर हैं, AB और AD आपस में बराबर हैं, AB और AD आपस में बराबर हैं, कोण BAD ये कोण और EAC ये कोण भी आपस में बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि BC जो है वो DE के बराबर है, यानी BC और DE बराबर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। ये A है, ये B है, C D और ये E है। ये भुजा यानी AD जो है वो बराबर है किसके, AB के, इसके बराबर है, और AE जो है वो बराबर है किसके, AC के। साथ ही ये कोण जो है वो बराबर है इस कोण के, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि BC जो है वो DE के बराबर है, यानी BC जो है वो DE के बराबर है। अब अगर थोड़ा सा फोकस करें तो BC जो है वो ABC त्रिभुज की एक भुजा है BC,
ए बी सी त्रिभुज की एक भुजा है और डी ई जो है वो ए डी ई त्रिभुज की एक भुजा है। अब अगर हम ए बी सी और ए डी ई दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो बाई सी पी सी टी बी सी जो है वो डी ई के बराबर हो जाएगा स्वतः। तो हम करते क्या है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी ई में सर्वांग समता की किसी कसौटी को ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। तो ए बी सी त्रिभुज की ये भुजा ए बी जो है वो बराबर है त्रिभुज ए डी ई की ए डी भुजा के। और ये क्यों है, क्योंकि ये दिया है, मैंने आपको बताया कि रीज़न भी आपको लिखना होता है। उसके बाद ए बी सी की ए सी भुजा जो है वो बराबर है ए डी ई की ए ई भुजा के। ये क्यों है, ये भी दिया है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब अगर इस कोण और इस कोण पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो ये कोण इस कोण के बराबर है, पर ये कोण तो ए बी सी का कोण है नहीं, ये तो ए बी डी त्रिभुज का कोण है। तो अगर हम इस कोण को यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहें, यहाँ तक, तो उसमें इतना हमें ऐड करना होगा, और इस कोण को अगर यहाँ तक एक्सटेंड करना चाहे इतना उसमें भी ऐड करना होगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और उसमें हम एक बराबर चीज़ ही जोड़ रहे हैं। तो आप सबको पता है कि जब हम किसी बराबर क्वांटिटी यानी मात्रा में कुछ बराबर क्वांटिटी यानी मात्रा जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो योगफल आता है वो भी बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं, मान लीजिए एक x है दूसरा x है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम इसमें एक बराबर संख्या y और एक बराबर संख्या y दोनों तरफ जोड़ दें तो अभी भी दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम यहाँ चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, ये तो दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इतना कोण यानी सी ए डी दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो कोण बी ए डी में भी हम कोण सी ए डी जोड़ देते हैं और कोण ई ए सी में भी हम कोण सी ए डी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से दो बराबर चीज़ों में अगर बराबर चीज़ें जुड़ती हैं तो वो भी आपस में बराबर होती हैं। पर जब ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी बी ए डी और सी ए डी जुड़ जाएंगे, बी ए डी और सी ए डी जुड़ जाएंगे तो पूरा ये कोण बी ए सी हो जाएगा। तो कोण बी ए सी बराबर, उसी तरह ई ए सी में अगर इतने कोण में ये कोण अगर जुड़ जाएगा तो पूरा ई ए डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके प्लेस पर लिख सकते हैं ई ए डी। अब आप देखिए बी ए सी त्रिभुज ए बी सी का एक कोण हो गया और ई ए डी त्रिभुज ए डी ई का एक कोण हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दो भुजाएं ये और जो है एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके संगत कोण मतलब उसके बीच का अंतर्गत कोण जो है वो बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा, अतः यस सर्वांग समता के नियम से आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए डी ई के। अब अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो बाई सी पी सी टी, फिर से वही बात, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के बराबर भाग या संगत भाग बराबर होंगे। तो इस केस में आप बता सकते हैं कि बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, डी ई के, क्योंकि बी सी इस त्रिभुज की एक भुजा है और डी ई इस त्रिभुज की उसके संगत भुजा। ठीक है, तो ये चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस्तेमाल किया था, तो इसे हटा दीजिए आप यहाँ से। तो इस तरह से सोल्यूशन आपका तैयार है, आप यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7,
ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी जो है वो ए बी ई के बराबर है और कोण ई पी ए जो है वो कोण डी पी बी के बराबर है। दर्शाइए कि डी ए पी और ई बी पी जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है और साथ ही साथ ए डी बराबर बी ई भी दिखाना है। ठीक है, तो जो फिगर है हम उसे फिर से बनाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऐसे इसको थोड़ा सही से बनाएंगे स्केल से तो सही बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये ए है, ये बी है, ये पी है, यहाँ ई लिखा हुआ है और ये जो है वो डी है। जो चीज़ दी हुई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। बी ए डी जो है, बी ए डी यानी ये कोण जो है वो बराबर है ए बी ई के, ए बी ई के यानी इसके बराबर है। फिर कोण ई पी ए, ई पी ए ये जो है वो बराबर है किसके, डी पी बी इसके बराबर है। और सबसे पहले ये बोला है कि ए बी रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, तो ये जो है वो इसके बराबर होगा। इस चीज़ को हमेशा कंसीडर करिए क्योंकि पी मध्य बिंदु हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमें प्रूफ ये करना है कि डी ए पी जो है वो ई बी पी के सर्वांगसम है। डी ए पी जो है वो ई बी पी यानी ये त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम। तो देखिए इसमें कौन सी सर्वांग समता की कसौटी का इस्तेमाल करके हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज DAP एवं त्रिभुज EBP में, तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो DAP का ये कोण EBP के इस कोण के बराबर है, यानी कोण BAD बराबर है किसके, कोण ABE के। इन दोनों कोणों को अगर केवल इस ट्रायंगल के बीच ही देखा जाए तो इसको आप ABE को PBE भी लिख सकते हैं और BAD को PAD भी लिख सकते हैं। यानी BAD को आप लिख सकते हैं कोण PAD, त्रिभुज की बात अगर की जाए इतने की, क्योंकि ये लाइन तो वही है ना, तो इस लाइन पर अनंत बिंदु होंगे तो किसी बिंदु को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो PAD के बराबर होगा और ABE जो है, ABE को हमसे PBE के रूप में लिख सकते हैं। तो एंगल PBE जिस तरह से ये दिया है तो उसी का इस्तेमाल करके हमने इसे लिखा है, तो ये भी क्या है, दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि PAB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि AP जो है वो BP के बराबर है। और ये क्यों है, क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है। ये भी एक रेखाखंड है तो उसके ऊपर इस तरह से बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, लेकिन ये कोण इस त्रिभुज में तो ये पूरा कोण है, केवल हमें इतना दिया हुआ है, और ये कोण इस त्रिभुज में तो नहीं है, क्योंकि इस त्रिभुज में तो ये पूरा कोण है। अब अगर हम इस कोण को इसमें और इसमें ऐड कर दे, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सेम टू सेम वैसे ही ये दोनों कोण आपस में बराबर है और उसमें एक ही चीज़ जोड़ी जा रही है दोनों तरफ, तो जो योगफल आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो आपका क्या चीज़ यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ कि कोण E, इस त्रिभुज की बात अगर की जाए तो कोण DPA पहले लिखिए, तो कोण DPA अच्छा इस कोण की बात की जा रही, तो ये कोण हमारा कौन सा होगा, EPA, ठीक है, EPA ही रहेगा। तो यहाँ कोण EPA हो जाएगा और ये बराबर है किसके, कोण DPB के बराबर है, कोण DPB।
अगर हम इसमें कोण APD दोनों तरफ जोड़ दें, EPA में भी कोण EPD और कोण DPB में भी कोण EPD जोड़ दें तो अभी भी ये बराबर ही होगा, क्योंकि ऊपर बराबर है तो इसमें एक ही चीज़ दोनों तरफ जोड़ी गई है तो बराबर ही होगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद, इसे और इसे जोड़ने के बाद ये कोण इतना ना होकर पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी APD हो जाएगा। तो ये कोण हो गया आपका APD, जो कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक हिस्सा है, DAP त्रिभुज का एक हिस्सा है, ठीक है। और ये बराबर हो गया, जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो ये जो आपका बनेगा वो हो जाएगा EPB, तो हो जाएगा आपका EPB। और EPB जो है वो इस त्रिभुज का एक हिस्सा है, तो इस तरह से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखिए, एक कोण यहाँ पर बराबर हुआ, एक भुजा और एक कोण, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण और उसके बीच की एक भुजा, तो हो जाएगा क्या, AAS, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, दोनों कोणों के बीच और एक संगत भुजा का युग्म आपका बराबर है, तो आपका हो जाएगा अतः ए एंगल साइड एंगल, या यूँ कहिए AAS कह सकते हैं आप, ठीक है। ठीक, तो A ये हो गया कोण, फिर भुजा, फिर कोण, तो ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज DAP जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP। अब अगर सर्वांगसम हो गया तो बाय CPCT, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय CPCT आपका क्या हो जाएगा, AD जो है, A और D इस त्रिभुज का एक है, और BE जो है वो इस त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इस तरह से आपने इसे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी सवाल है हमारा, हम उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है उसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM और CM आपस में इक्वल है, बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि, फिर ये चार चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AMC त्रिभुज BMD त्रिभुज के सर्वांगसम है, DBC कोण एक समकोण है, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांगसम है, और लास्ट में प्रूफ करना है कि CM 1/2 AB के बराबर है। तो चलिए देखिए, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इस तरह से त्रिभुज ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है और C है। इसने बोला C पर समकोण है, तो ये C पर समकोण है। यम जो है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ एक पॉइंट यम है, ये यम जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इस तरह से ये आपस में बराबर होंगे। और फिर क्या बोल रहा है, C को M से मिलाकर, C को M से मिलाते हुए इस तरह से D तक बोला आगे बढ़ाया गया है, और फिर उसे B से मिलाया गया, ठीक है। इस तरह से आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ठीक बनेगा, ये इस तरह से, ये D है आपका। और फिर आपसे बोला गया है कि इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है वो CM के बराबर, यानी ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, दर्शाइए कि AMC ट्राइंगल BMD के सर्वांगसम है, यानी A M और C ये ट्राइंगल जो है वो B M और D इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज AMC एवं त्रिभुज BMD में, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि इस तरह से चीजें होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है क्या, इस त्रिभुज का ये जो त्रिभुज है, आप इसे एक बार करिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है, ये बराबर है, तो इस त्रिभुज का ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इस त्रिभुज के लिए CM बराबर है इस त्रिभुज के लिए BM के, ये दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या चीज़ है,
इस त्रिभुज के लिए ए एम ये वाली भुजा ये बराबर है इस त्रिभुज के लिए डी एम यानी इस वाली भुजा के लिए, ये भी क्या है दिया है, ये दोनों ही दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर देखिए ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बी एम डी कोण बी एम डी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ए एम डी या फिर सी एम ए के, कोण सी एम ए के। और ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब देखिए दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और उनके संगत कोण, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से यानी सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से हम ये बता सकते हैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज बी, यहाँ पे एम है सॉरी, तो त्रिभुज बी एम डी के। तो ये पहली चीज हमने प्रूव कर दी कि ए एम सी ट्राइंगल जो है वो बी एम डी ट्राइंगल की क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। इसी समय हम पहले के साथ तीसरा प्रूफ कर लेते हैं जिसमें ये बोला गया है कि डी बी सी यानी डी बी सी ये वाला ट्राइंगल जो है वो ए सी बी यानी ए सी बी इस वाले ट्राइंगल के सर्वांगसम है। तो त्रिभुज डी बी सी एवं त्रिभुज ए सी बी में देखते हैं किस तरह से सर्वांग समता प्रूफ होगी। तो इस त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज में डी बी सी त्रिभुज में, इसमें एक चीज देखिए, अगर ये और ये ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो बाई सी पी सी टी ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, सर्वांगसम, क्योंकि ये भुजा जो है बी डी और ये भुजा जो है वो ए सी आपस में क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो फिर यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, तो बाई सी पी सी टी इस त्रिभुज की ए एम सी की ये भुजा यानी ए सी जो है वो बराबर है इस त्रिभुज की यानी बी एम डी की बी डी भुजा के। तो ये चीज़ अभी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए होता क्या है कि इस त्रिभुज में और साथ ही साथ संगत कोण संगत भुजाएं सभी बराबर होंगे, तो ये कोण भी इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण, ये कोण को क्या दर्शा सकते हो आप, बी ए बी डी एम, या फिर इस कोण को पहले लिखोगे क्योंकि आपने पहले ये त्रिभुज वाला इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर ये कोण आपका हो जाएगा सी ए एम। तो कोण सी ए एम बराबर होगा किसके, इस कोण के यानी बी डी एम के, कोण बी डी एम के। ये सारी चीज़ें हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए सी ए एम जो है अगर हम उसको आगे तक बढ़ाएं तो उसे सी ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कोण सी ए एम को सी ए बी भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से कोण बी डी एम को बी डी एम को बी डी सी भी लिख सकते हैं, तो कोण बी डी सी भी लिख सकते हैं। हम ये चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज यानी डी बी सी में इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, यानी इस त्रिभुज का बी डी जो है वो बराबर है किसके, अभी जो हमने देखा इस त्रिभुज के ए सी के। और ये दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि त्रिभुज ए एम सी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, इसलिए आपस में बराबर हो गए, ठीक है। और उसके बाद कोण सी ए बी जो है, कोण सी ए बी ये बराबर है किसके, कोण बी डी सी के। और ये क्यों बराबर है, उसी नाते बराबर है क्योंकि ए एम सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। अब दो, एक भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो गए। अब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बी सी और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा सी बी उभयनिष्ठ है, तो आप लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो बराबर है सी बी के। और ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण, ये भुजा और ये संगत भुजा, तो दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो गए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एस ए एस, ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो अतः एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से
आप ये बता सकते हैं कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज ACB के। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने ये चीज़ प्रूव कर ली कि DBC जो है वो सर्वांगसम है ACB के। तो आपने पहली और तीसरी चीज़ आपने प्रूव कर ली। अब आपको बताना क्या है कि DBC एक समकोण है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें DBC एक समकोण के लिए तो क्या हो जाएगा? DBC अभी आपने प्रूव किया कि DBC और ACB क्या है? सर्वांगसम है। तो बाई CPCT आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 90 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो आप लिख सकते हैं बाई CPCT कोण DBC बराबर कितना? 90 अंश, जिसे आप समकोण कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। लास्ट में आपका फोर्थ जो है वो है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB के लिए क्या हो जाएगा? CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अभी देखिए बाई CPCT क्या हो जाएगा? AB जो है वो CD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB जो है इसको यहीं लिख देते हैं या यहीं लिख देते हैं। AB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? ABCD के बराबर हो जाएगा, होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के सर्वांगसम अभी हमने प्रूव किया। अगर वो सर्वांगसम है तो हम बोल सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा यानी AB इस त्रिभुज की इस वाली भुजा यानी CD के बराबर है। हमें प्रूफ ये करना है कि CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब अगर ये पूरा बराबर हो गया तो हमें ये पता है कि CM जो है वो CD का हाफ है। CM क्या है? हाफ ऑफ CD है। ठीक है, CM हाफ ऑफ CD है और CD जो है वो AB के बराबर है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि CM जो है वो हाफ ऑफ AB के बराबर है। तो इस तरह से चारों चीजें हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने चारों चीजें प्रूफ कर दी। ठीक, तो इस तरह से प्रश्नावली 7.1 का जितने भी सवाल थे 1 से लेकर 8 तक कुल 8 सवाल थे वो हमने आसानी से यहाँ पर सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसलिए वीडियो लेक्चर को 1-2 बार जब आप देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। ठीक है, हम अपनी आज की वीडियो लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने सारे जो जितने भी टॉपिक हैं और प्रश्नावली हैं उन्हें हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।